नमस्कार मित्रों। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक विचारकों के बारे में और उनको पूरा विशद विवेचना उनकी नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कोई किसी राजनीतिक विचारक का आपने अध्ययन कर लिया है तो सबसे पहला सवाल उसके बारे में क्या आता है। इससे पहले हमने प्लेटो, अरस्तू और मैकियावेली और हॉब्स इसका अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे जॉन लॉक की। जॉन लॉक एक ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, और वह केवल राजनीति में नहीं अपितु दर्शन में भी उसने बहुत योगदान दिया है और उसे एक अनुभववादी माना जाता है, जिसने डेविड ह्यूम के साथ अनुभववाद को विकसित किया। राजनीति के क्षेत्र में उसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रयोग किया है और सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सही मायने में प्रयोग माना जाता है कि जॉन लॉक ने ही किया था। जॉन लॉक के बारे में जो सवाल उठते हैं कि क्या सवाल बनता है, चाहे वह साक्षात्कार में हो, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है तो साक्षात्कार में क्या हो, या कहीं पर आपको उत्तर लिखना हो, या आपको जॉन लॉक समझना हो, तो सबसे पहला सवाल जो जॉन लॉक के बारे में उठता है वो ये है कि जॉन लॉक को उदारवाद का पिता क्यों माना जाता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें स्पष्ट होना चाहिए कि उदारवाद से हमारा क्या तात्पर्य है। सामान्यतः हम सवाल का जवाब देते समय जॉन लॉक के बारे में कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। पहले आप बताइए कि उदारवाद से आपका क्या तात्पर्य है और फिर उदारवाद की जो विशेषताएं हैं वो जॉन लॉक में सबसे पहले कैसे नजर आती है। तो उदारवाद की विशेषताएं या उदारवादी राज्य की विशेषताएं 3 प्रकार की मानी जाती है। उदारवादी राज्य प्रतिनिधात्मक होता है, उदारवादी राज्य उत्तरदायी होता है, उदारवादी राज्य सीमित होता है। और ये तीनों विशेषताएं होती है जब राज्य कृत्रिम हो, या दूसरे अर्थों में राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित हो। अगर राज्य ईश्वर ने बनाया है तो ये तीनों विशेषताएं उसमें नहीं होगी, जो कि मध्य युग में माना जाता था राज्य की उत्पत्ति। यह राज्य अपने आप आया है, जैसे कि अरस्तु मानता है, प्राकृतिक रूप से आया, तब भी उसकी ये 3 विशेषताएं नहीं हो सकती। ये 3 विशेषताएं तभी होगी जब राज्य कृत्रिम हो या मनुष्य ने बनाया हो। इनका क्या अर्थ है तीनों का? राज्य सबसे पहले प्रतिनिधात्मक हो, इसका अर्थ यह है कि राज्य में जो शासन कर रहे हैं वो जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो उदारवादी राज्य में हम देखते हैं कि वही उदारवादी राज्य होता है जहाँ पर कि समय के अनुसार चुनाव होते रहते हैं। तो हम कहते हैं उदारवादी राज्य हर कुछ वर्षों में, 4 साल में, 5 साल में, जो भी जैसी व्यवस्था हो, उसमें उनको जनता के पास जाकर अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ते हैं। इस प्रतिनिधि चुनने के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। वो 2 समझौते की बात करता है। पहले समझौते में तो व्यक्ति एक समाज का निर्माण करते हैं, राजनीतिक समाज का। समाज तो पहले होता है लेकिन राजनीतिक समाज नहीं होता, या सिविल सोसाइटी नहीं होती जिसे हम कहते हैं। जो आज सिविल सोसाइटी कॉन्सेप्ट है वो जॉन लॉक ने दिया था सबसे पहले। तो राजनीतिक समाज या सिविल समाज नहीं होता। अब राजनीतिक समाज पहले समझौते से बनता है और दूसरे समझौते में उसी समाज के कुछ सदस्य बाकी सदस्यों से समझौता करते हैं कि वो शासन करना चाहते हैं या वो शासन करेंगे, और बाकी समाज उनको अपनी सहमति देता है। तो शासन करने वाले उसी समाज के प्रतिनिधि होते हैं जिस समाज पर शासन हो रहा है। तो पहली विशेषता प्रतिनिधात्मक शासन। तो प्रतिनिधि किसके? जो शासन, जिन पर आप शासन कर रहे हो वही, उन्हीं के प्रतिनिधि आप पर शासन करेंगे। दूसरी, वो उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति उत्तरदायी होगा शासक या राज्य? उसी जनता के प्रति जिसने उसे चुना है। और ये कैसे मालूम पड़ेगा उत्तरदायी है या नहीं? चुनाव की व्यवस्था हर 4 साल में, 5 साल में। अमेरिका में हर 4 साल अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में संसद 5 साल में चुनी जाती है। तो चुनने का क्या अर्थ है कि जो शासक चुना गया है वह जनता से वापस से सहमति प्राप्त करता है कि मैं शासन करूं या ना करूं, और जनता उसके पिछले कार्यकालों को देखकर ये निर्णय देती है कि ये वापस से शासन करने योग्य है या नहीं है, या दूसरे व्यक्ति को या दूसरे दल को शासन करने का अधिकार देना चाहिए। तो दूसरी विशेषता ये होगी कि शासक
जो चुना जाता है या राज्य जो है उदारवादी, वह उत्तरदायी होता है। तीसरी, वह सीमित होता है। सीमित का अर्थ यह है कि राज्य की उद्देश्य क्या है। राज्य अपने मन से कोई उद्देश्य नहीं बना सकता कि मैं अपनी शासन या अपनी शक्ति का प्रयोग इन कार्यों को प्राप्त करने के लिए करूँगा। राज्य जिन कारणों से राज्य को बनाया गया है उसके उन कारणों से सीमित होता है। अब राज्य जॉन लॉक में सामाजिक समझौते के माध्यम से बनता है। तो सामाजिक समझौता क्या होता है? क्योंकि सामाजिक समझौते में ये माना जाता है कि जो प्राकृतिक अधिकार व्यक्तियों के पास हैं, उन प्राकृतिक अधिकारों का पालन वो सही प्रकार से नहीं कर पा रहे, उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं कर पा रहे, इसके लिए राज्य की आवश्यकता है। वो उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक तो वो स्पष्ट है, अस्पष्ट है, उनको स्पष्ट करना है, फिर उनको लागू करना है, और फिर उनके लागू करने में, क्रियान्वयन में अगर कुछ समस्या आती है तो उसका समाधान करना है, निर्णय लेना है उसके बारे में। तो 3 कार्य जो राज्य के होते हैं: कानून बनाना, कानून लागू करना और कानून के बारे में निर्णय लेना, जो होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य। तो राज्य इस कारण से सीमित होता है कि उसको सिर्फ यही काम करना है, क्या? प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित कार्य करना है, कि प्राकृतिक अधिकारों को स्पष्ट करना है, प्राकृतिक अधिकारों को क्रियान्वयन करना है, और प्राकृतिक अधिकारों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका निर्णय लेना है। ये 3 बातें राज्य के उद्देश्य को सीमित करती है। प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास जन्मजात होते हैं, राज्य उनको परिभाषित नहीं करता, राज्य उनको ये मान्यता प्रदान नहीं करता, राज्य की मान्यता की आवश्यकता नहीं है, उनके पास है स्वयं के पास। वो जो जॉन लॉक जो परिभाषित करता है वो ये है कि व्यक्ति के पास अधिकार वैसे ही होते हैं जैसे व्यक्ति का शरीर होता है। व्यक्ति को अपने शरीर के लिए किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं है, बाह्य मान्यता की। उसी प्रकार से राज्य को, उसी प्रकार से व्यक्ति को अधिकारों के लिए बाह्य मान्यता की आवश्यकता नहीं है। अब राज्य के 3 विशेषताएं क्या हुई? राज्य प्रतिनिधात्मक है, राज्य उत्तरदायी है और राज्य सीमित है। और तीनों विशेषताएं उदारवाद की है जो आज भी मानी जाती है। और इन तीनों विशेषताओं को सबसे पहले स्पष्ट रूप से अपने चिंतन में प्रकट किया था जॉन लॉक ने। इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का पिता माना जाता है। ठीक है।